हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम कर रहे थे न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3, पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भाग 3। मुझे उम्मीद है आपको मेरे पहले दोनों पार्ट्स पसंद आए होंगे, और अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, डाइट्स के बारे में पढ़ा था। और अब हम आते हैं एक ऐसी चीज़ जो आपके बहुत इंटरेस्ट में है, वो ये कि आप इसको अपने करियर के लिए कैसे चूज़ कर सकते हैं, और अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं जो ओपन होते हैं। ये फील्ड तो आपने देखा इंटरेस्टिंग है, सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसका स्कोप दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम भी इसमें अपना करियर अगर बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा। तो ये वाला जो वीडियो है ये डील करता है करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, नैदानिक पोषण और डायटेटिक्स में करियर। अब इसको लेने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। हमेशा कोई भी जब हम करियर चूज़ करते हैं तो वो करियर हमारे इंटरेस्ट का ज़रूर होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट का होगा तो हम उसे अपने मन से करेंगे और वो कभी हमें बोझ नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें कौन कौन से स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें इसमें सीखना होता है नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन डिजीज़, मतलब शरीर के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन आ रहे होते हैं हमें इसका ज्ञान होता है। चेंजेस इन आरडीए रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन इलनेस, मतलब बीमारी में पोषक तत्वों में जो बदलाव होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, उसके बारे में पता करना होता है। टाइप्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड, आहार में किस तरह के परिवर्तन हमें करने की ज़रूरत है। हमें आहार को ज़्यादा पतला बनाना है, लिक्विड डाइट या कोमल आहार बनाना है, किस तरह का आहार वो पचा पाएगा। ट्रेडिशनल एंड एथनिक क्विजीन्स, अगर हमें खाने के बारे में और खाने की अलग अलग व्यंजनों के बारे में, बनाने के तरीकों के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे दे सकते हैं। मान लो हमें पता है कि बॉइलिंग अच्छा है, पौष्टिक है, लेकिन क्या हम हर चीज़ को बॉईल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एक मान लीजिए आलू है, तो क्या हम उसे आलू को बॉईल करके हम बना सकते हैं। हमारे पास फ्रूट है, हमारे पास एप्पल है, तो क्या हम उसे बॉईल कर सकते हैं। तो हमें हम जिस व्यक्ति के लिए हम आहार को बना रहे हैं, डाइट को प्लान कर रहे हैं, उसके जो पारंपरिक और जातीय व्यंजन है वो भी पता होने ज़रूरी है। अगर हम किसी नॉर्थ इंडियन के लिए बना रहे हैं, हम अलग डाइट देंगे उसको, छोले भटूरे और पराठे इस तरह का देंगे। साउथ इंडियन के लिए बना रहे हैं तो हम इडली डोसा और उत्तपम, अप्पे इस तरह की चीज़ें करेंगे। गुजरात में आप देखोगे खाखरा, इसमें हमें वेरिएशन करना पड़ेगा। बंगाल में जाओगे तो भात, तो राइस, हमें वहाँ पे राइस की या चावल की डिशेस देनी पड़ेंगी। तो उनके पारंपरिक और जातीय व्यंजन पता होने चाहिए। स्किल्स इन असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स, हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल केयर, सबके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा था। तो रोगियों के पोषण स्थिति को कैसे आंकलित करते हैं, उसको असेस कैसे करते हैं, ये स्किल हमें सीखनी होती है। डाइट प्लानिंग कस्टमाइज टू रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट से भी हम कर चुके हैं। जो हमारे पास पेशेंट आता है, हर जने की नीड्स अलग अलग हैं। कोई स्पोर्ट्स का है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है। तो इन सब में हमें अलग अलग लोगों के लिए अलग आहार बनाना पड़ता है। स्पेसिफिक डिजीज़ कंडीशंस, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की समस्याएं आती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अपने साथ और बीमारियां भी लेकर आती है। जैसे मधुमेह अगर हो जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, आँखों का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, दिखना कम हो जाता है। ये सारी समस्याएं एक ही बीमारी से निकल कर आती हैं। एडमिनिस्ट्रिंग डाइट टू पेशेंट्स, उसके बाद जो डाइट हमने बनाया है वो पेशेंट को देना। आपने खाना तो बना लिया, हॉस्पिटल में आपने उसके रूम तक पहुंचा दिया, लेकिन पेशेंट उसे खा ही नहीं रहा है। अगर पेशेंट नहीं खा रहा है तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो रोगी को आहार का प्रशासन, मतलब उसको वो आहार देना। कम्युनिकेशन फॉर डाइट काउंसलिंग, ये तो एक डाइट मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो रोगी को ये कन्विंस ही नहीं कर पा रहा, पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि उसको आहार में परिवर्तन की ज़रूरत है और जो आहार उसे दिया जा रहा है उसको वही खाना है, तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो हमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम सामने वाले को कन्विंस कर सकें। अडेप्टिंग टू कल्चरल मेल्यू, उसका वो जिस सांस्कृतिक परिवेश में हमारा पेशेंट, हम नहीं, हम तो पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं अगर हम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइट थेरेपिस्ट हैं। तो जो हमारा पेशेंट है उसका सांस्कारिक परिवेश या फिर उसका कल्चरल मेल्यू क्या है, उसके संस्कार कैसे हैं, ये पता होना चाहिए। फूड टैबूज एंड ओवरकमिंग फैड्स एंड मिथ, मतलब खाद्य वर्जनाएं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मना है। कई लोग कहते हैं सावन में दही नहीं खाना चाहिए, रात को हमें ये नहीं खाना चाहिए, ठंडा होता है, ये गर्म होता है। इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ
मिथ हैं, मतलब कहावतें हैं, उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, और अगर हमारे पेशेंट में ऐसा कुछ है तो ऐसी धारणाओं को दूर करना चाहिए, ऐसे मिथ्स को और फैक्ट्स को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि इसमें हमें ज्ञान क्या क्या चाहिए, कौन कौन से ऐसी नॉलेज है, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम कुछ पता करते हैं। तो सबसे पहला है काउंसलिंग और मैनेजमेंट, परामर्श और प्रबंधन। ये स्किल हमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसमें हमें क्या करना है, काउंसलिंग तो हमने कर ही लिया, हमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, उसे समझाना होता है। इसके अलावा प्रबंधन में बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स, हमें हिसाब किताब रखना पड़ता है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पेशेंट आया है उसकी साइकोलॉजी को समझें, उसकी मानसिक स्थिति को, उसके मेंटल सेटअप को समझें, वो किस परिवेश में से आ रहा है, कहाँ पे वो रहता है, कौन सा उसका लोकेलिटी है, उसकी कम्युनिटी कैसी है, और वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें हम अलग तरह से समझाएंगे, जिनको ज़्यादा पढ़े नहीं हैं उन्हें हम अलग तरह से समझाएंगे। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, हमने जो जो उसका नोट किया उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ेगा। उसका वज़न और बीएमआई उसका कितना था, उसके बाद हम उसे अपडेट करेंगे, तो रिकॉर्ड कीपिंग आना चाहिए। उसके बाद हमें इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि फूड सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा या फूड साइंस, खाने का जो विज्ञान है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फूड माइक्रोबायोलॉजी, खाने के अंदर जो जीव हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो जिस तरह से खाना ख़राब होता है हमें उसे प्रिजर्व करना होता है ताकि वो ख़राब ना हो, कैसे उसे स्टोर करें। फूड क्वालिटी, खाने की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें। खाने के लॉज, फूड लॉज और रेगुलेशंस, हर कंट्री में अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ये तो हमने पढ़ लिया, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और डायटेटिक्स, डायटेटिक्स के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब के बारे में, लोगों के जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, कौन सा सिस्टम है। अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं पता होगा बायो में, तो हम कैसे समझेंगे कि ईसोफेगस कहाँ है और स्टमक कहाँ है, रास खाना कहाँ से जा रहा है। तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी में। ये क्या होती है? ये होता है महामारी विज्ञान। जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, तो ये एक महामारी है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। आप रोज़ देख रहे हो टीवी पे, ये बढ़ेगा घटेगा, किस तरह से ये फैलता है, इसे किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बीमारियों को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें क्या पता होना चाहिए कि अगर ऐसी बीमारी होती है तो हमारे पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, उसके पोषण स्तर पे फ़र्क क्या पड़ता है। हमें इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स की, बहुत सारी जो जनसंख्या है, जो पेशेंट्स हैं, उनकी स्टडी करनी पड़ती है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ उन्हें फ़ायदा दे रही है, कौन सी चीज़ नुकसान, क्योंकि नया होता है वो। उस पे लैब रिसर्च होती है, हर व्यक्ति का टेस्ट होता है, टेस्ट के रिजल्ट्स को नोट किया जाता है, और अलग अलग ड्रग्स का उनके ऊपर क्या असर है। आजकल तो ये रोज़ टीवी पे आ रहा है, अगर देख रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना में असर कर रही है, या हम हाइड्रोक्लोरोक्वीन लें, क्या लें जो जो उस बीमारी को कंट्रोल कर सके। और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, मतलब उसके बाद हम लोगों पर उसका एक्सपेरिमेंट करें। कोई भी बीमारी आती है, उसकी नई वैक्सीन निकलती है, उसका टीका आता है, जिससे कि वो बीमारी आगे ना फैले। आजकल बच्चों का टीकाकरण होता है सबका, तो ये भी तो कभी ढूंढा गया होगा, जब ये बीमारियां होती थी तो उनका टीका ढूंढा गया और उन बीमारियों को कंट्रोल किया गया। इसके लिए हमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? हमारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसी भी डाइटिशियन को बनने की, वो है 10+2, और उसके साथ साथ हमें बीएससी की होम साइंस की डिग्री, और उसमें स्पेशलाइजेशन किसका चाहिए? न्यूट्रिशन का, मतलब पोषण का। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं, 12th, और 12th के बाद ग्रेजुएशन चाहिए होता है हमें। क्लियर है ये? उसके बाद हमें और क्या क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं डाइटिशियन के लिए। अगर हम डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आता है, मतलब बीएससी के बाद इस डिप्लोमा को किया जाता है डाइटेटिक्स का, और इसमें इंटर्नशिप भी होती है। मतलब इस प्रोग्राम के बाद आपको 3 महीने किसी अस्पताल में काम करने को भी मिलता है, और उसके बाद डाइटिशियन हम बन सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी की डिग्री, और स्पेशलाइजेशन न्यूट्रिशन में। अगर हम डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो उस बीएससी के बाद हमें पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए डाइटेटिक्स में। डिप्लोमा के लिए अब हमें क्या चाहिए? अगर हम ये डिप्लोमा करना चाहते हैं
तो हमें बीएससी की डिग्री चाहिए, जैसे हमने पीछे पूछा। लेकिन इसमें हमें होम साइंस भी चल सकता है, लाइफ साइंसेस भी चल सकता है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से अगर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट बीएससी में रहा है तो हम डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं। इसमें स्पेशलाइजेशन, अगर हम डाइटिशियन के लिए डिप्लोमा नहीं करना चाह रहे तो हम डिग्री भी ले सकते हैं। एमएससी की डिग्री आती है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स में, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो डिप्लोमा है और ये डिग्री है, इसकी कीमत उस डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए फिर कंपटीशन भी उतना ही मुश्किल है। अब मान लीजिए हम टीचिंग या रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, हम किसी कॉलेज में पढ़ाना चाह रहे हैं या फिर हम रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पूरे देश में नेशनल और स्टेट लेवल पर एक टेस्ट होता है जो यूजीसी कंडक्ट करता है। मेरे ख्याल से आपने सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, वो नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को अगर हम क्लियर कर लें तो टीचिंग में हम जा सकते हैं कॉलेज में, और स्कूलों में तो डाइटिशियन की नहीं, लेकिन हम टीचिंग तो स्कूल में भी कर सकते हैं, उसके लिए बीएससी और बीएड की ज़रूरत होती है। और अगर हम टीचिंग या रिसर्च कर रहे हैं तो फिर और भी अच्छा है अगर हम पीएचडी कर लें। पीएचडी अगर हम कर लेंगे तो आगे हम लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, और हम उसके बाद पूरी कभी तक भी हम अब रिसर्च करके नई नई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको इसमें करियर बनाना है, आपको मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशंस बता दी, आपको क्या क्या पता होना चाहिए बता दिया, तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको आपके करियर के बारे में बताया। लेकिन तो अब क्या कंक्लूजन निकला, आप करियर में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हो गया, ये रिसर्च कर सकते हैं। हम थेराप्यूटिक फूड्स और सप्लीमेंट्स बना सकते हैं, बीमारों को हम जो खाना प्रोवाइड करते हैं उसे हम बना सकते हैं, या नई नई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं जो ऐसे बीमारों को दिया जा सके। टीचिंग एंड एकेडमिक, स्कूल में या कॉलेज में हम पढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिशनल मार्केटिंग एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये आपको याद है न्यूट्रास्यूटिकल्स हमने करा था ये पहले वाले पार्ट में। ये क्या होते हैं? जो शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इस तरह के खाने को हम बना सकते हैं। जैसे बहुत आपने देखा होगा पतंजलि का आता है, आंवले का जूस आ रहा है या करेले का जूस आ रहा है, इस तरह की हम चीज़ों को डेवलप करके उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, हम उसको बेच सकते हैं। सुपर स्पेशलिटी फूड्स स्पेशल लोगों के लिए बन सकते हैं, बच्चों के लिए आता है, मिल्क पाउडर आता है, कुछ बच्चे जो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनके लिए भी आता है। डाइट काउंसलर, फ्रीलांस वर्कर, ये तो कहीं भी हम कर सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए हम डाइट बना देंगे, और हम या तो इसकी नौकरी कहीं पर कर सकते हैं, जिम में कर लो, हॉस्पिटल में कर लो, या फिर हम अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन की नौकरी कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हमने अभी पढ़ा था, कम्युनिटी के न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स, तो पूरे समाज की कम्युनिटी में लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बनाने के लिए ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं, और इन्हें यूनिसेफ हो गया, सरकार हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। टेस्ट ट्यूब फीड्स, याद आया, हमने सेकंड वाले में करा था कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश है, खा नहीं पा रहा, चबा नहीं पा रहा, तो हम उसे ट्यूब से खाना देते हैं। तो उसमें हमें ट्यूब का जो खाना है उसे ट्यूब में डालना पड़ता है, उसमें पानी मिलाते हैं, उसको हल्का सा लिक्विड करते हैं और उसे दे देते हैं। तो ये ट्यूब में जो खाना है ये भी तो कोई बनाएगा, तो अगर हमने इसमें स्पेशलाइजेशन किया है तो हम ऐसी ट्यूब फीड्स को भी बना सकते हैं। टेक्निकल राइटिंग, इसके ऊपर जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग्स लिखे जा सकते हैं, किताबों में आर्टिकल्स आते हैं, जर्नल्स में हम दे सकते हैं, तो यह है टेक्निकल राइटिंग। या फिर प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फूड, खाने जो हॉस्पिटल्स में खाना दिया जाता है या पेशेंट्स के लिए बनती हैं कुछ चीज़ें, हम वो बना सकते हैं, सप्लीमेंट्स बना सकते हैं। ये सब करियर्स हमारे पास ओपन है, और सबसे कॉमन है केटरिंग सर्विसेज, हम किसी को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्फनेजेस हो, हॉस्पिटल हो, ओल्ड एज होम मतलब बुजुर्गों के घर हों, या टिफ़िन भी दे सकते हैं, अगर कोई नहीं खा पा रहा है, कोई बीमार है, तो उसके घर पे हम खाना सप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें उसके लिए क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हमारी को नॉलेज क्या क्या चाहिए। क्लियर हो गया? तो कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने मेरे जो वीडियो देख रहे हैं जिन्हें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया और मेरे को यहाँ पर बैठे नज़र आएंगे? ये सारे खाने आप हमें प्रिस्क्राइब करेंगे और हम लेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आपके फ्रेंड्स ऐसे हों जो इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो उनके साथ भी इसको शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस फील्ड में कितना कुछ है जो वो कर सकते हैं। ये सिर्फ खाना बनाने के बारे में नहीं है, ये उसके पीछे का पूरा साइंस है। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आगे के मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलो, इस फील्ड के बारे में भी सोचो, और अपने करियर को इसमें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो करियर इसमें बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। ऑल द बेस्ट, डू वेल, आगे बढ़ते